हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी अब तक सेक्शन 20 पढ़ चुके हैं। सेक्शन 20 जो था वो हमारा कह रहा था कि जो ओल्ड पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनके मेंटेनेंस की बात कर रहा था सेक्शन 20। अब बात आती है सेक्शन 21 की। तो देखिए सेक्शन 21 क्या कहता है। सेक्शन 21 हमारा कहता है आश्रितों की परिभाषा, यानी कि डिपेंड्स जो है उनको डिफाइन करता है कि डिपेंड्स जो है वो कौन कौन होते हैं, यानी आश्रित जो है वो कौन कौन होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा उठ के आए और कहे जी मैं तो इस पर डिपेंड था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उस लोगों को उन्होंने बताया है कि भाई ये जो पर्टिकुलर लोग हैं यही डिपेंड्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसको एक्ट से बताती हूँ कौन कौन है वो। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, देखिए कौन सा अध्याय की बात कर रहा है, चैप्टर 3 की बात कर रहा है। ठीक है, हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं, यानी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 3 जो है वो पूरा आपका मेंटेनेंस की बात करता है। कहाँ से? सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 28 तक टोटली मेंटेनेंस के बारे में बताया गया, जिसमें पत्नी का मेंटेनेंस, विधवा बहू का मेंटेनेंस, ठीक है, बच्चों का मेंटेनेंस, बुजुर्ग माँ बाप का मेंटेनेंस, सारा मेंटेनेंस से ही रिलेटेड है। तो अब इन्होंने कहा कि उस चैप्टर के प्रयोजन के लिए, यानी कि उस चैप्टर के उद्देश्य से, भाई मेंटेनेंस तो वही लेगा ना जो 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 लायबल है उस चीज के लिए, जिसकी जो राइट रखता है। एरा गैरा थोड़ी ना आके कोई भी ले लेगा मेंटेनेंस। तो अब उसी की बात की गई है कि इस प्रयोजन के लिए आश्रितों से मृत के निम्नलिखित नातेदार से अभिप्रेत, यानी कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उससे कौन कौन ऐसे उसके रिलेटिव हैं जो आश्रित कहलाएंगे। ठीक है, आप देखिए एक चीज समझिएगा कि जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ बात कर रही गई है मृत व्यक्ति की। देखिए जिंदा होगा तो वो तो उसी से ले लेगा, वहां तो फिर डिपेंड, उस पर जो भी डिपेंड है। मान लीजिए कोई आती है कहती है जीजा जी मुझे तो पैसे चाहिए आपसे, उसकी मर्जी होगी वो दे देगा उसको, वो उसको मेंटेन करता रहेगा। लेकिन अगर वो मर जाता है, उसका जीजा मर गया, तो क्या उसकी साली उठकर आएगी, आके कहती है जी मेरा जीजा मुझे खर्चा देता था, अब आप दो मुझे खर्चा? क्या मांग सकती है? नहीं मांग सकती। क्यों? क्योंकि वो तो उस रिलेशन में आ ही नहीं रही है ना। तो वही बात यहाँ डिपेंड करती है कि ऐसा ना हो कि भैया सारे आए उठ के आके कहें कि लाओ भाई खर्चा दो। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर लोगों का, पर्सन का जिक्र कर दिया गया है जो आश्रित कहलाते हैं। तो देखिए कौन कौन है। उसका पिता, किसका पिता? मृत व्यक्ति का, यानी कि जो व्यक्ति मर गया है उसके जो फादर हैं वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? वो डिपेंड्स की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि वो आश्रित कहलाएंगे। दूसरा, उसकी माता, किसकी? जो मर चुका है व्यक्ति उसकी माता। उसकी विधवा, यानी कि उसकी पत्नी, मरे हुए व्यक्ति की पत्नी, जब तक कि वो पुनर्विवाह ना कर ले, यानी कि जब तक कि वो रीमैरिज ना कर ले। ठीक है, अब चौथा क्या कहता है, देखिए 21 के ही ये सारे पार्ट हैं। उसका पुत्र, इसका मरे हुए व्यक्ति का पुत्र, या उसका पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, यानी कि बेटे का बेटा यानी कि पोता, या उसके पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, यानी कि बेटे के बेटे का बेटा। मरे हुए व्यक्ति की बात हो रही है ये सारी। ठीक है, तो पहले बेटा आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो उस पर डिपेंड था। अब क्या हुआ, उसका बेटा, यानी जो व्यक्ति मर गया है उसका जो बेटा है, उसका बेटा क्या कहलाएगा? आश्रित कहलाएगा, यानी जो पोता है। ठीक है, लेकिन वो आश्रित कब कहलाएगा? जब उसका खुद का पिता मर चुका हो, यानी कि जो व्यक्ति मर गया है उसका जो बेटा था वो मर गया है, उसका पोता है। अब वो पोता जो था वो इस मृत व्यक्ति पे डिपेंड था। ठीक है, क्योंकि इसका दादा था। अब तो ये इस पे आश्रित कहलाया। ठीक है, अब क्या है, जो उसका बेटा है वो मर गया, उसके बेटे का बेटा जो है वो मर गया, अब उसका जो बेटा है वो आश्रित कहलाया। ठीक है, किस पे आश्रित कहलाया? वो उस मरे हुए व्यक्ति पे। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको मेंटेन करने की, तो वो उससे राइट ले सकता है ये कह के कि जी मैं तो अपने दादा पे या मैं अपने परदादा पे डिपेंड था, अब वो मर गए हैं तो मैं अपना मेंटेनेंस उस व्यक्ति से लूँगा जिसके पास मेरे दादा की संपत्ति गई है, या जिसके पास जो रिस्पॉन्सिबल है मुझे मेंटेन करने के लिए, है ना। तो वो मेंटेनेंस ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो इस कैटेगरी में आ रहा है। उसके बाद क्या कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि वो जब तक ले सकता है जब तक कि अप्राप्त वय रहे, यानी कि जब तक कि वो माइनर है। अगर वो मेजर हो जाता है तो वो मेंटेनेंस नहीं ले सकता, यानी डिपेंड की कैटेगरी में वो नहीं आएगा फिर। ठीक है, परंतु अब प्रोवाइडेड हो गया, यानी आपको कुछ आगे कह रहा है लॉ। क्या कह रहा है? ये तब तक कि जब तक उसका विस्तार जहां तक कि पुत्र की दशा में, यानी पोते की दशा में, या माता या पोते की दशा में माता पिता की संपत्ति। अब देखिए यहाँ क्या बात कही गई, बेटा तो डिपेंड था ही, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन बताई गई वो क्या बताई गई कि पोते की दशा में माता पिता की संपदा, ठीक है, से अपना भरण पोषण ना कर पा रहा हो,
या परपोते की दशा में, यानी कि पोते के बेटे की, यानी परपोता तो वही हुआ ना, तीसरी पीढ़ी आ गई ना, जो बेटे के बेटे का बेटा, यानी कि पोते का जो बेटा हो जाता है परपोता हो जाता है। तो उस दशा में क्या हुआ, पिता की, यानी कि उसकी खुद की, उसके पिता की संपदा है, उससे अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, माता की संपदा है यानी कि माँ की प्रॉपर्टी से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, या पिता के पिता की, यानी कि दादाजी की प्रॉपर्टी से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, या पिता की माता की संपदा से, यानी कि दादी की संपदा से वो अपने आप को, प्रॉपर्टी से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो वो कहाँ आ जाएगा, वो आपका आश्रित की परिभाषा के अंतर्गत काउंट होगा, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो। अगर मेंटेन कर लेगा तो फिर तो वो खुद अपने आप ही डिपेंड हो गया ना, फिर उसको जरूरत क्या है किसी से लेने की। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके 21 के 5 की। देखिए 24 ने बेटे का जिक्र बेटा पोता परपोते की बात करी है, अब 21 का 5 जो बात कर रहा है वो बेटी की बात कर रहा है, बेटी पोती और परपोती की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ नाती या नातिन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पहले क्या बोला, उसकी अविवाहित पुत्री, यानी कि जो वो मृत व्यक्ति है उसकी अनमैरिड जो बेटी थी उसकी बात की गई कि वो भाई आश्रित की परिभाषा में आएगी क्योंकि वो अपने फादर पे डिपेंड थी। दूसरा, उसका पूर्व मृत यानी कि पुत्र, यानी कि जो बेटा उसका मर गया है उसकी कोई अविवाहित पुत्री, ठीक है, यानी कि पोती हो गई उसकी, वो डिपेंड की परिभाषा में आ गई। उसके बाद उसके पूर्व मृत पुत्र के पुत्र की, जो पूर्व मृत है यानी वो भी मर चुका है, यानी कि बेटे के बेटे का बेटी, ठीक है, यानी कि परपोती, वो भी किस में आ गई, वो आ गई आपकी डिपेंड में ही आ गई, आश्रित की परिभाषा में ही आ गई, लेकिन कब तक, जब तक वह अविवाहित है। ठीक है, मैरिज होने के बाद नहीं आएगी वो आश्रित की परिभाषा में। सॉरी, परंतु देखिए, परंतु ऐप प्रोवाइडेड हो गया, सेम यही हमें सेक्शन 21 के सब 4 में भी हमने पढ़ा, जहाँ पोते परपोते की बात हो रही थी, है ना। अब यहाँ पे भी इन्होंने क्या कहा कि जहाँ तक उसका विस्तार पोती की दशा में, ठीक है ना, यानी कि पोत्री की दशा में, पोती की दशा में पिता की संपदा यानी कि पिता की प्रॉपर्टी से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, माता की प्रॉपर्टी से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है से, और परपोती की दशा में अब परपोती की बात आ गई। ठीक है, अपने पिता यानी अपने फादर की प्रॉपर्टी से मेंटेन नहीं कर पा रही है, माता यानी माता की प्रॉपर्टी, मदर की प्रॉपर्टी से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, या पिता के पिता यानी कि दादा की प्रॉपर्टी से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, या पिता की माता यानी कि दादी की प्रॉपर्टी से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो वो किस परिभाषा में आ गई, वो आश्रित की परिभाषा में आ गई, यानी कि वो भी क्या कहलाई, डिपेंड्स कहलाई, किस पे, उस मृत व्यक्ति पे। ठीक है ना, तो अब आपको क्लियर हो गया। देखिए सेम है, बेटे में वाले बेटा जो पैरा था सॉरी, उसमें भी यही बात की गई थी पोते और परपोते के लिए, और जो ये बात आई है बेटी वाले पैरे में यानी कि 21 के 5 में, वहां भी पोती और परपोती के लिए सेम वही बात बताई गई है। ठीक है, सॉरी, अब बात आती है 21 के 6 की, तो यहाँ बात आती है उसकी विधवा पुत्री, यानी कि किसकी, मृत व्यक्ति की जो विडो डॉटर है, यहाँ डॉटर के बारे में बात हो रही है कि अगर वो भी आश्रित की परिभाषा में आएगी, अगर उसके पास उसके पति की प्रॉपर्टी है लेकिन वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, अपने पुत्र या पुत्री यदि कोई है यानी उसका बेटा या बेटी है लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उससे वो अपने आप को मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, या फिर वो उनसे जो दी गई संपत्ति, जैसे देखिए बेटा बेटी ने कहा मम्मी ठीक है आप ये प्रॉपर्टी रख लो, ठीक है, लेकिन उससे भी वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, या फिर अपने ससुर, ठीक है, ABC 3 करके पार्ट बनाया इसमें, या अपने ससुर या उसके पिता से, किसके पिता से, मतलब एक तो अपना ससुर हो गया, एक उसके बायोलॉजिक फादर हो गए, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी में से वो किसी से भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब 21 का 7 क्या कहता है, अपने पुत्र की पूर्व मृत पुत्र की कोई विधवा, ठीक है, यानी कि या तो बेटे की बहू किस में आ गई, डिपेंड में आ गई, या उसके बेटे के बेटे की बहू यानी कि पोते की बहू भी उसमें आ गई। ठीक है, तो ये दोनों आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, पहले बेटा आ गया फिर पोता आ गया, यानी कि दोनों की बहुएं, है ना, अगर विधवा हो गई है तो वो भी किसके अंतर्गत आ गई, वो भी आश्रित की परिभाषा के अंतर्गत आ गई, यानी वो भी डिपेंड हो गई किस पे, उस मरे हुए व्यक्ति पे डिपेंड हो गई वो। ठीक है, जब तक ये पुनर्विवाह ना कर ले यानी कि रीमैरिज ना कर ले। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटे का जिक्र हुआ है और पोते का जिक्र हुआ है। ठीक है, यहाँ दो लोगों का जिक्र हुआ है,
उन दोनों की विधवाओं के बारे में जिक्र हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो ये पीढ़ी बहुत आगे तक चलती जाएगी, बेटे का बेटा बेटे का बेटा ना, लेकिन यहाँ पे किसकी बात करिए, अपने पुत्र या पूर्व मृत पुत्र की कोई विधवा, जब तक कि वो पुनर्विवाह ना कर ले। ठीक है, अब तो इन्होंने इतना कहा। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, परंतु जब तक कि उसका विस्तार जहां तक कि पति की संपदा से, यानी कि अब उसके पास जो उसके पति की प्रॉपर्टी है या उसके पुत्र या पुत्री से, ठीक है, यानी कि उसके बेटा बेटी से यदि कोई हो, या उसकी संपदा से, ठीक है, यानी कि उसकी संपत्ति से, या पौत्र की विधवा की। देखिए अब हम इसको तोड़ते हैं, इसको अब हम इसको यहीं से ब्रेक करते हैं। आप पहले ये समझें कि अगर उसके पति की प्रॉपर्टी है, भाई जो बेटे की बीवी है, अब उसके पति की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, या पुत्र या पुत्री की कोई प्रॉपर्टी है लेकिन वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, ठीक है, यदि कोई हो तो, और मेंटेन नहीं कर पा रही तो किस में आ गई, वो आश्रित की परिभाषा में आ गई। अब बात आती है पौत्र की विधवा से, यानी कि जो पोते की विधवा है। मैंने क्या बताया यहाँ पे, बेटा और पोते दो लोगों का जिक्र किया था मैंने यहाँ पे, है ना, दो विधवाओं की बात की गई थी। कौन सा, एक बेटे की विधवा और एक पोते की विधवा से। तो अब इसने क्या कहा, पौत्र की विधवा से, यानी जो पोते की विधवा है, दशा में अपने ससुर की संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने असमर्थ हो, यानी कि जो उसके ससुर की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उससे वो अपने आप को मेंटेन करने में कैपेबल ना हो, तो वो आश्रित की परिभाषा में आ जाएगी। ठीक है, देखिए जब बेटे की बीवी की बात हुई तो यहाँ बात आ गई कि पति की संपदा, भाई वो जो उसके बेटे की बहू है वो, उसका तो वो पति हुआ ना मरने वाला, और जो मर चुका है वो उसका ससुर हो गया, जिस पे डिपेंड थी वो, भाई पति के मरने के बाद वो ससुर पे डिपेंड थी, वो भी खत्म हो गया, जो उसका बेटा था वो भी नहीं है ना। तो पोते की दशा में क्या बात आ गई कि भाई ठीक है, वो अपने ससुर की प्रॉपर्टी, यानी कि अपने ससुर की, मतलब ददिया ससुर की बात नहीं की गई है यहाँ पे, मतलब ददिया ससुर इट मीन कि जो उसके पति का दादा था उसकी बात नहीं की गई है, उसके पति के बाप की बात हो रही है यहाँ पे, उसकी कोई प्रॉपर्टी हो और वो अपने आप को मेंटेन ना कर पा रही हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि यहाँ पे पोते की विधवा और बेटे की विधवा, ठीक है, वो जब तक कि पुनर्विवाह ना कर ले वो भी आश्रित की परिभाषा में आएगी। कब तक आएंगी, कब आएंगी, जब उनके पास जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, किस किस की, मतलब पति की संपदा से वो अपने आप को मेंटेन ना कर पा रही हो, पुत्र या पुत्री कोई हो, उसकी कोई प्रॉपर्टी हो, उससे अपने आप को मेंटेन ना कर पा रही हो, और पुत्र की विधवा होने की दशा में, यानी कि पोते की विधवा होने की दशा में उसके पास अपने ससुर की प्रॉपर्टी से वो अपने आप को मेंटेन ना कर पा रही हो। ठीक है, तो वो आश्रित की परिभाषा में आएगा। अब हम आते हैं 21 के 8 के क्लोज में। अब ये क्या कहता है, उसका अप्राप्त अधर्मज पुत्र जब तक कि अप्राप्त वय रहे। देखिए धर्मज और धर्मज पुत्र की जो बात होती है वो लेगिटिमेसी चाइल्ड और इनलेगिटिमेसी चाइल्ड की बात जो हम करते हैं, तो आपको पता है हिंदू मैरिज में, मैरिज जो होते हैं, जो लीगल मैरिज है, जो वैलिड मैरिज है, उसमें तो धर्मजी बच्चे कहलाएंगे, ठीक है, लेकिन जो शून्य और शून्य करने विवाह होते हैं उनके बच्चे भी धर्मजी कहलाते हैं। ठीक है, वो मैरिज भले वो शून्य हो जाए, शून्य करने यानी वॉइड और वॉइडेबल हो जाए, भले हो जाए, लेकिन जो वो बच्चे उसके अंतर्गत होते हैं वो धर्मज ही कहलाएंगे, अधर्मज नहीं कहलाते। अधर्मज कौन से बच्चे कहलाते हैं, जिनके माँ बाप के विवाह नहीं हुआ होता, जैसे लिविंग रिलेशनशिप में कोई पेरेंट्स रह रहा है, उससे कोई बच्चा पैदा हुआ, वो कैसा बच्चा कहलाएगा, वो अधर्मज कहलाएगा, यानी कि इनलेगिटिमेसी चाइल्ड कहलाएगा वो। तो यहाँ उसके मेंटेनेंस की बात कर रहा है 21 का सब क्लोज 8 कि भैया वो भी, अभी तक जितने बच्चों की बात आ रही थी वो क्या थे, वो सब तो धर्मजी थे ना, और शून्य और शून्य करने विवाह के बच्चे भी धर्मजी कहलाए, अधर्मज नहीं कहलाते। अधर्मज सिर्फ वही बच्चे कहलाते हैं जिनके माँ बाप ने शादी नहीं करी है, जिनकी मैरिज ये कह सकते हैं कि भाई शादी ही नहीं करी, कोई मैरिज ही नहीं हुई, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, ठीक है, या किसी गलत रिलेशन में जो रिलेशन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, और उसमें बंदा वो रह रहा है, ठीक है, तो वो जो बच्चे होते हैं, मतलब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में जो बच्चे हो जाते हैं, मतलब जिसके पेरेंट्स ने शादी नहीं करी, भले वो साथ में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, माँ बाप ने शादी नहीं करी लेकिन उनसे कोई बच्चा पैदा हो गया, तो वो अधर्मज कहलाएगा। ठीक है, चाहे शादी उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से ना की हो, देखिए हिंदू की बात चल रही है तो ऑब्वियसली हिंदू विवाह की ही बात की जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें जो भी बच्चे पैदा होंगे, अगर वो बिना शादी के बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो अधर्मज है, यानी कि इनलेगिटिमेसी चाइल्ड है। तो वो भी क्या आएंगे, वो भी डिपेंड्स की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि वो भी आश्रित कहलाएंगे जब तक कि वो माइनर है। ठीक है, अब बात आती है 21 के 9 की, वो कहता है अधर्मज पुत्री, यानी देखिए वही बात आई, बेटे की बात हो गई, अब बेटी वाली बात भी वही आती है कि जो पेरेंट्स मैरिड नहीं है और उन दोनों के बीच में कोई बच्चा हो जाता है,
बिना शादी करे कोई बच्चा हो जाता है तो वो बच्चा क्या कहलाता है? अधर्मज ही कहलाता है। बेटी है तो वो अधर्मज पुत्री कहलाएगी, और वो भी आश्रित की परिभाषा में आएगी। कब तक? जब तक कि वो अविवाहित होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, धर्मज अधर्मज को मैंने इसलिए आपको बोला कि हिंदू मैरिज में बच्चे चाहे शून्य विवाह से हुए हों या शून्य करणीय विवाह से हुए हों, वो धर्मज ही कहलाते हैं। यानी कि वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज से भले बच्चे हुए हों, मैरिज भले उनकी वॉइड और वॉइडेबल हो गई हो, लेकिन वो बच्चे धर्मज ही कहलाएंगे। ठीक है, भले वैलिड नहीं है मैरिज उनकी, लेकिन वो बच्चे धर्मज ही कहलाएंगे। लेकिन जहाँ मैरिज ही नहीं हुई है, शादी ही नहीं हुई है, वो बच्चे फिर आपके अधर्मज कहला जाते हैं ना, इलेक्टिमेसी चाइल्ड कहला जाते हैं। ठीक है, जबकि हमने मुस्लिम लॉ में पढ़ा है कि अगर शून्य विवाह है या फिर शून्य करणीय विवाह है, तो वो बच्चे मुस्लिम लॉ में कभी भी वैलिड नहीं कहलाते, वो धर्मज नहीं होते, वो अधर्मज ही कहलाते हैं। उनके में जो लीगल विवाह जिसको वो मानते हैं, लीगल मैरिज जिसको मानते हैं, वो वैलिड मानते हैं जिसको, उसी में जो बच्चे पैदा उनके होते हैं उनको वो फिर वैलिड बच्चे मानते हैं, धर्मज मानते हैं। नहीं तो बाकी सारे मैरिजों में, जैसे शून्य विवाह हो गया, शून्य करणीय विवाह हो गया, जैसे उनको में बातिल बोला जाता है ना, फासिद और बातिल, तो वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो वैलिड नहीं कहलाएंगे। जैसे अनियमित हो गया, इनरेगुलर मैरिज में जो बच्चे पैदा हो गए, जैसे हमारे यहाँ शून्य करणीय हो गया है ना, और बातिल हो गया, यानी कि तो उसमें क्या होगा, वो बच्चे जो है उनके वो, यानी आप मोटा मोटा समझिए कि हिंदू लॉ में बच्चा चाहे शून्य विवाह से हुआ हो, शून्य करणीय विवाह से हुआ, यानी वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से हुआ, बच्चा हमेशा लीगल ही कहलाएगा। ठीक है, उसके सारे राइट जो होंगे वो लीगल ही होंगे, प्रॉपर राइट होंगे, जैसे एक लीगल मैरिज के बच्चों की राइट होते हैं। ठीक है, सिर्फ जहाँ शादी नहीं हुई है वहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वो इनलीगल होगा। ठीक है, लेकिन मुस्लिम में जो मैरिड वैलिड है वही बच्चे, मतलब जो मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो शादी है, निकाह है, वही बच्चे वहाँ पे लीगल कहलाते हैं, बाकी बच्चे वहाँ लीगल नहीं कहलाते। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये थोड़ा सा मैंने आपको से समझा दिया कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए धर्मज और अधर्मज वाला। तो आई होप आपको सेक्शन 21 समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।